जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक और मज़ेदार वीडियो में। और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो यकीन मानिए इस समय भारत में एकदम वायरल टॉपिक बना हुआ है। आज दरअसल हम बात करने वाले हैं ऐसे दो बड़े ऑपोजिशन लीडर्स की। एक का नाम है शशि थरूर, जिनको कि सब जानते हैं, महिलाएं खास करके जानती हैं, और दूसरे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो कि दुनिया भर में इस समय पाकिस्तान के टेररिज्म को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। ये दोनों ही अलग अलग पार्टी से आते हैं, लेकिन जब बात देश की आ जाती है और देश की सिक्योरिटी की आ जाती है तो जाहिर सी बात है हम सब एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं। और ये दोनों ही लीडर्स इस समय इसी बात की मिसाल पेश कर रहे हैं, साथ में खड़े होकर देश के लिए बात करके एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर इस समय चल क्या रहा है, ये चीज़ें जो चल रही हैं वो आखिर क्यों चल रही हैं, और सबसे बड़ी बात, कैसे ये इंडिया के लिए एक गेम चेंजर बात साबित हो रही है। देखिए, शशि थरूर जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कांग्रेस में ही हैं, लेकिन किसी ऐसे छोर पर जाकर बैठ चुके हैं जो कि बाकियों से बहुत दूर हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं की नज़रों में ये हमेशा किरकिरी से ही बने रहते हैं। कुछ कांग्रेस नेता ऐसे भी होंगे जो शशि थरूर जिनको की पसंद बिल्कुल भी नहीं होंगे। शशि थरूर जिनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, वो ऑब्वियस सी बात है खुलकर इनका विरोध कर भी नहीं पा रहे हैं, तो वो और खिसिया रहे हैं। और ये तो हो भी सकता है कि राहुल गांधी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन उनको भी तो अपने नज़दीकी सलाहकारों की बात सुननी ही पड़ेगी। अभी तक शशि थरूर ने खुद कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन तंग आकर एक मलयालम पॉडकास्ट में ये जरूर उन्होंने बोल दिया था कि उनके पास काम की बिल्कुल भी कमी नहीं है। हालांकि ऐसे कामों की लिस्ट में वो राजनीति की जगह अपनी किताबों और लेक्चर देने के इनविटेशंस का ही जिक्र कर रहे थे, वो भी बड़ी ही संजीदगी के साथ में, जैसा कि वो अमूमन करते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को लेकर ताजा विवाद जो शुरू हुआ है वो हुआ है पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ उनके विदेश दौरे पर जाने को लेकर, जिसमें कि वो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में उनका नाम शामिल किया गया था। जैसे ही प्रेस रिलीज आई, शशि थरूर ने इसका स्वागत करते हुए गर्व का इजहार किया ट्विटर के ऊपर। कांग्रेस को लगा कि जो नाम भेजे गए थे उसे छोड़कर थरूर को ले लिया गया है। कांग्रेस नेता बवाल करने लगे और बाद में केंद्र सरकार ने कांग्रेस की सूची से आनंद शर्मा को भी इसमें एक कंसोलेशन की तरह शामिल कर लिया है। चलो ठीक ठीक है, मुंह बंद कर लो। केरल सरकार की तरफ से तुर्की को दरअसल 2023 में दी गई 10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद पर तो बवाल मचा ही हुआ था। थरूर ने सोशल साइट एक्स पर ऐसी बात लिख डाली कि कांग्रेस में उनके सारे विरोधी परेशान हो गए। थरूर ने लिखा कि सितंबर 2016 में पहली बार भारत ने एक आतंकी लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए एलओसी को पार किया था। उससे पहले भारत ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। एक पोस्ट में थरूर ने यह भी साफ कर दिया था कि उनको किसी की परवाह भी नहीं है। हमेशा की तरह आलोचकों और ट्रोल्स ने मेरे विचारों और शब्दों को तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया है, जिसका कि मैं स्वागत करता हूं। सच में मेरे पास करने के लिए बेहतर काम है। अब कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर पर लगाम लगाना कितना मुश्किल हो चुका है ये तो खैर हम जानते ही हैं, लेकिन थरूर के लगातार बोलने से कांग्रेस परेशान जरूर है। उदित राज को भी काम मिल गया है, वो तो थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता ही बता चुके हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा थरूर की 2018 में आई किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर का एक पेज शेयर करके उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बीजेपी समझ जाए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आखिर क्या सोचते हैं। देखिए, थरूर साहब के बारे में बातें तो और भी कई सारी हैं, जिसमें कि हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर पिछले कुछ दिनों में क्या क्या परेशानियां हुई हैं, लेकिन इस समय वर्ल्ड लेवल के ऊपर असदुद्दीन अवैसी और शशि थरूर क्या धमाल मचा रहे हैं, पहले जरा उस बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल आप इस बात को समझकर देखिए कि अभी दुनिया में भारत का डंका बजाने के लिए भारत के कई सारे सूरमा गए हुए हैं। सबसे पहले आप इस बात को देखिए कि शशि थरूर कांग्रेस के एमपी हैं और असदुद्दीन ओवैसी जो हो एआईएमआईएम के लीडर हैं। एक मैसिव ग्लोबल डिप्लोमेटिक मिशन का ये दोनों हिस्सा है। इंडिया ने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशंस भेजी हैं 33 ग्लोबल कैपिटल्स में, और ये दोनों अपने अपने डेलीगेशंस के साथ में वर्ल्ड स्टेज पे पाकिस्तान के टेरर लिंक्स को एक्सपोज कर रहे हैं। यह मिशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद में शुरू हुआ है, जो कि 7 मई को लॉन्च किया गया था, जब इंडिया ने पाकिस्तान और पीओके में 9 टेरर लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय किया था। यह रिस्पांस था अप्रैल 22 के पहलगाम इंसिडेंट को लेकर, जिसमें कि 26 लोगों को खत्म कर दिया गया था। और यह हमला द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से चलने वाले एक संगठन जो कि आतंकी है, उन्होंने किया था। ये लश्कर तैयबा का एक ऑफशूट भी माना जाता है, बेस्ड इन मुरिद के पाकिस्तान। थरूर अमेरिका, गयाना, पनामा, ब्राज़ील एंड कोलंबिया जा रहे हैं, जबकि ओवैसी बहरीन और कुवैत में पाकिस्तान के टेरर स्पॉन्सरशिप्स को एक्सपोज कर रहे हैं। थरूर ने पनामा में कहा कि इंडिया विल हिट हार्ड एंड हिट स्मार्ट, और ओवैसी ने बहरीन में जाकर कहा कि पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट, जो कि ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े स्टेज पर कहना अपने आप में बड़ी बात है।
ये पाकिस्तान जो है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है टेरर ग्रुप्स को लगातार फंड करता है और ये दोनों लीडर्स इस समय वर्ल्ड लीडर्स से लगातार मिल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और इंडिया डायस्पोरा को मोबिलाइज कर रहे हैं टू टेल द वर्ल्ड पाकिस्तान टेररिज्म का एक बहुत बड़ा गढ़ है, बहुत बड़ा हब है। अब आप इस बात को देखिए कि थरूर और ओवैसी ये दोनों ऑपोजिशन से आते हैं, लेकिन जब बात नेशनल इंटरेस्ट की आई है तो ये बीजेपी के साथ शोल्डर टू शोल्डर मिलाकर चल रहे हैं। ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है क्योंकि इंडिया में आज की तारीख में अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हमेशा से ही होते हैं, लेकिन इस बार आतंक के खिलाफ ये यूनिटी एक नया बेंचमार्क सेट कर रही है। थरूर जो कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं, इन्होंने न्यूयॉर्क में कहा कि नो वन कैन वॉक अक्रॉस द बॉर्डर एंड किल आवर सिटीजंस विद इम्प्यूनिटी। और ओवैसी ने बहरीन में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ एक यूएस डिजिग्नेटेड आतंकी के फोटो को हाईलाइट किया टू शो पाकिस्तान कंप्लिसिटी। ये जो यूनिटी इस समय दिखाई दे रही है, आखिर ये इतनी स्पेशल क्यों है? देखिए, ये यूनिटी दिखाती है कि इंडिया का नैरेटिव अब एक है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एआईएमआईएम हो या कोई भी पार्टी हो। जब बात आतंकी करने की आएगी, आतंक के खिलाफ लड़ने की आएगी, तो सबके सब एक साथ हैं। थरूर ने तो पनामा में मोदी गवर्नमेंट के हिट हार्ड एंड हिट स्मार्ट वाली स्ट्रैटेजी की तारीफ भी कर दी, जो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही रेयर साइट है। ओवैसी ने भी कहा कि वी अपोज देयर आइडियोलॉजी बट व्हेन इट कम्स टू द इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री वी स्टैंड यूनाइटेड। ये यूनिटी वर्ल्ड को दिखा रही है कि इंडिया इस बार सीरियस है और हम कहीं ना कहीं अपने स्टांस पे बहुत ज़्यादा सॉलिड हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब बात करते हैं जो इनका टूर चल रहा है उसके कुछ एक मूवमेंट्स की। दरअसल थरूर ने न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल पे ट्रिब्यूट दिया और कहा कि आतंक के खिलाफ इंडिया का स्टैंड ग्लोबल फाइट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने गयाना में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के टेरर लिंक्स को एक्सपोज किया, शोइंग पिक्स ऑफ अटेंडिंग टेररिस्ट फ्यूनरल्स। पनामा में उन्होंने सीधे सीधे कोलंबियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर डाला जब उन्होंने पाकिस्तान की कैजुअलिटीज़ पे कंडोलेंस किया था। देयर इज़ नो इक्विवेलेंस बिटवीन टेररिस्ट एंड विक्टिम्स, ये बोल्ड स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर आया था। अगर हम ओवैसी साहब की बात करें तो बहरीन में उन्होंने पाकिस्तान के टेरर फंडिंग को तो एक्सपोज किया ही और साथ ही साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट पे वापस डाल देना चाहिए क्योंकि वो करीब $2 बिलियन IMF लोन का मिसयूज कर सकता है टू फंड टेरर ग्रुप्स। उन्होंने ये भी कहा कि टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो कुरान के वर्सेस का गलत इस्तेमाल करके, गलत तरीके से उसका यूज़ करके कहीं ना कहीं अपने इस पूरे जघन्य अपराध को जस्टिफाई करते हैं और इस्लाम ये कभी भी सपोर्ट नहीं करता। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में इंडिया के नैरेटिव को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश कर रहा है। प्लस कुवैत में उन्होंने इंडियन डायस्पोरा से ये भी कहा कि वो इंडिया के एंटी टेरर स्टांस को स्प्रेड करें। ये मूवमेंट वर्ल्ड में इंडिया का मैसेज और भी लाउड तरीके से और क्लियर तरीके से पेश करने के लिए काफ़ी है। अब सवाल ये आ जाता है कि ये सब इंडिया के लिए आखिर क्यों ज़रूरी था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये डिप्लोमेटिक आउटरीच पाकिस्तान के टेरर नैरेटिव को ग्लोबली आइसोलेट कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा से ही आतंक के एलिगेशंस को डिनाई करता रहा है, लेकिन थरूर और ओवैसी जैसे लीडर्स एविडेंस के साथ में जब दुनिया के सामने अपनी बात को रख रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स को सेफ हेवंस देता है। ये बात सबको समझ में भी आ रही है। ये ग्लोबल प्रेशर बनाता है ताकि पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग सकें, जैसे कि FATF की ग्रे लिस्ट में जाना। दूसरी बात, ये इंडिया की यूनिटी को भी दिखाता है कि इंडिया के लीडर्स कितने ज़्यादा यूनाइटेड हैं, चाहे रूलिंग के हों या अपोजिशन के हों, लेकिन आतंक के खिलाफ सब एक साथ हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर पाकिस्तान ने आगे ऐसा किया तो इंडिया फिर से हिट हार्ड हिट स्मार्ट वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर ही काम करेगा। कल तो कांग्रेस के एक और नेता सलमान खुर्शीद साहब के भी कुछ बयान सामने निकल कर आए जिसमें कि उन्होंने आर्टिकल 370 के हट जाने को बहुत सही बताया है। अब देखिए, ये टूर जो है ये इंडियन डायस्पोरा को और मोबिलाइज भी कर रहा है, जो वर्ल्ड में इंडिया के एंटी टेरर स्टांस को एम्पलीफाई कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये दिखाता है कि इंडिया अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये बात को प्रूव किया है कि हम आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करते हैं और ये डिप्लोमेटिक पुश उस मैसेज को वर्ल्ड के हर एक कोने तक लेकर जाएगा। ये सब बातें ऑब्वियस सी बात है इंडिया को एक अलग लेवल पर पहुंचा रही हैं। लेकिन अगर हम थरूर साहब की बात करें तो देखिए, थरूर साहब से तो कांग्रेस वैसे भी बहुत ज़्यादा इस समय परेशान है। मुश्किल ये है कि मोदी को बुरा भला कहने वाले कपिल मिश्रा को जब भाजपा दिल्ली सरकार में मंत्री बना सकती है, हेमंत बिस्व शर्मा को जब वो असम का मुख्यमंत्री बना सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है शशि थरूर को भी राजनीतिक फायदे के लिए साथ में ले सकती है। कांग्रेस शायद ये नहीं समझ रही है कि शशि थरूर उसके लिए कितने काम के हैं और यही वजह है कि शशि थरूर चुन चुनकर कांग्रेस से बदला ले रहे हैं
और अंदाज ऐसा है कि दुनिया मजे ले रही है। पर कांग्रेस को देखकर आज की तारीख में ऐसा भी लगता है कि इनकी पार्टी में जैसे ही कोई काम का व्यक्ति आता है तो उसे तुरंत साइडलाइन करने का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि थरूर के साथ में कांग्रेस में आखिर हो क्या रहा है। देखिए, शशि थरूर साहब ने खुद बताया है कि संयुक्त राष्ट्र से लौटने के बाद जब वो भारत में राजनीति शुरू करने की सोच रहे थे, तब उनके पास जिन राजनीतिक दलों की तरफ से ऑफर आया था उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों शामिल थे। लेकिन आइडियोलॉजी पसंद आने की वजह से थरूर ने कांग्रेस को तरजीह दी और अब भी वो कांग्रेस में ही बने रहेंगे। राष्ट्रहित के मुद्दों पर हमेशा सक्रिय रहने वाले शशि थरूर कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं, बशर्ते राहुल गांधी भी ऐसी चीजों को पसंद करें। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने कभी थरूर की काबिलियत पर गौर फरमाया है? अगर ऐसा हुआ होता तो कांग्रेस और राहुल गांधी ही फायदे में रहते। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सीनियर नेता के सुधाकरन तो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के लिए थरूर के नाम की सिफारिश ना किए जाने पर कांग्रेस के फैसले को थरूर का अपमान बता चुके हैं। सुधाकरन ने कहा कि थरूर एक सक्षम नेता और कांग्रेस के वफादार सदस्य हैं, उनको अलग थलग करना कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। सुधाकरन ने थरूर की पार्टी छोड़ने की अफवाहों को भी गलत बताया था और कहा है कि थरूर से उनकी बात हुई है और उनको यकीन है कि वे कांग्रेस नहीं छोड़ने वाले हैं। अब आप एक बार को फर्ज कीजिए, देखिए कि जब शशि थरूर जैसे नेता को ना तो महत्व मिलेगा, ना ही कांग्रेस का कोई नजदीकी भविष्य उनको नजर आएगा, तो ऐसे में थरूर भला किस उम्मीद से कांग्रेस नेतृत्व को बर्दाश्त करते रहेंगे? ये बात सोचने वाली है। इसके अलावा 2009 में थोड़े दिन के लिए थरूर विदेश राज्य मंत्री बनाए गए थे, लेकिन एक बयान को मुद्दा बनाकर उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। तब तक उनके मंत्री बने 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए थरूर विदेश मंत्री बनाए जाने की उम्मीद कर रहे थे। मंत्री तो बनाए गए, विदेश मंत्रालय भी उनको मिल गया, लेकिन कैबिनेट का उनको दर्जा नहीं मिला। तब एमएम कृष्णा विदेश मंत्री हुआ करते थे और थरूर को उनके नीचे काम दिया गया क्योंकि वो गांधी परिवार के करीबी थे और ऑब्वियस सी बात है भरोसेमंद भी थे। आपको याद होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर एक बार वो दूसरे मुल्क का ही भाषण पढ़ने लगे थे। कर्नाटका के मुख्यमंत्री रह चुके एसएम कृष्णा कांग्रेस छोड़कर बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाने के कारण वो कहीं ना कहीं गायब हो गए। इसके अलावा एक और इंसिडेंट मुझे याद आता है, जब शशि थरूर यूनाइटेड नेशंस में चुनाव लड़ रहे थे, तब सेंट्रल में कांग्रेस के लीडरशिप वाली यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी। अगर सीरियस तरीके से कोशिशें करी गई होती तो यूएन में सेक्रेटरी जनरल भी थरूर बन सकते थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिए 2006 के चुनाव में थरूर काफ़ी बेहतर कंडीशन में थे, लेकिन वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं शिकार हो गए। अपने एक आर्टिकल के जरिए थरूर ने बताया था कि कैसे वो निजी तौर पर चाइना के राजनीतिक नेतृत्व से कांटेक्ट किए गए थे और उनको चाइना की तरफ से आश्वस्त किया गया था कि भारत के साथ जो भी रिश्ता रहा हो, लेकिन चाइना उनके रास्ते की बाधा नहीं बनेगा। मतलब थरूर की हार की वजह चाइना नहीं बल्कि अमेरिका बना था। अमेरिका दरअसल उनके आज़ाद ख्यालों को पसंद नहीं करता था। असल में कोफी अन्नान के कार्यकाल में थरूर अंडर सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे और ये ऐसी वजह रही कि कुछ देश थरूर को कोफी अन्नान का एक आदमी मानते थे। कोफी अन्नान भी काफ़ी आज़ाद ख्याल वाली शख्सियत थे और इसी रूप में वो जाने जाते थे। ये भी काफ़ी अजीब बात है कि जो शशि थरूर अकेले दम पर चाइना तक को अपने खिलाफ वीटो ना करने के लिए मना लिए थे, अमेरिका के मामले में वो कहीं ना कहीं चूक गए। या फिर यह भी कह सकते हैं कि तब की मनमोहन सिंह सरकार के लेवल पर शशि थरूर के पक्ष में कोई गंभीर डिप्लोमेटिक कोशिश करी ही नहीं गई। इन सब के अलावा एक जो रिसेंट टाइम्स की बात ध्यान आती है, वो ताज्जुब करने वाली बात यह है कि थरूर की जिस आज़ाद ख्याल खासियत के चलते अमेरिका उनके रास्ते की बाधा बन गया था, भला राहुल गांधी मतलब उनको कैसे इस बात को लेकर क्यों तवज्जो नहीं देंगे? भले ही आज़ाद ख्याल वाले कन्हैया कुमार को राहुल गांधी कांग्रेस में खुशी खुशी ले आते हैं और लालू यादव की नाराज़गी तक झेल लेते हैं, लेकिन थरूर जो कि एक स्ट्रांग लीडर हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी कई सारी चीज़ों के लिए पेश कर सकते हैं। थरूर को कांग्रेस की कितनी फिक्र है, ये उनके कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव कैंपेन के दौरान भी देखने को मिला था। थरूर ने तब कहा था कि कांग्रेस से दूर हो चुके लोगों को वापस लाया जाए तो कांग्रेस 19 से 20% के आंकड़े से ऊपर उठेगी, लेकिन वो अब तक उसी में उलझी हुई है। शशि थरूर ये समझाए कि भैया शशि थरूर मतलब उस समय ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस को उन वोटर्स को साधने की कोशिश करनी चाहिए जो 2009 में कांग्रेस के साथ थे। थरूर का कहना था कि कांग्रेस को उन लोगों को वापस जोड़ने पर काम करना होगा जो पिछले 3 लोकसभा चुनाव में पार्टी से दूर रहे। ऐसे वोटर को साथ लाना होगा जिनकी वजह से कांग्रेस इस समय सत्ता में आती है। अब तो राहुल गांधी भी इसी बात को कहने लगे हैं कि हम ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम में ही उलझे रह गए
और ओबीसी समुदाय के जो वोट थे वो हमसे दूर चले गए। हमें उनको जोड़ने के लिए अपनी कोशिशें करनी पड़ेंगी। ऐसी गलतियों के लिए राहुल गांधी माफ़ी तो मांग लेते हैं, लेकिन कभी थरूर से सलाह लेने के बारे में बात नहीं करते। एक आखिरी बात जो सामने आती है, जो कि हर एक बड़े पॉलिटिकल लीडर के अंदर रहती है, और वो ये है कि थरूर की किसी भी सलाह को कांग्रेस कभी सीरियसली नहीं लेती। ना तो किसी से परवाह करी कि भैया उनके अंदर क्या बात चल रही है, उनसे बात करी जाए, ना ही कभी किसी ने इस बात को लेकर ध्यान दिया। भले ही भरी सभा में सोनिया गांधी उनको डांट चुकी हो, भले ही राहुल गांधी उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हो, लेकिन वे अपने धुन के पक्के, उनको पता है उन्हें कब क्या करना है। इसके बावजूद भी कांग्रेस अधिवेशन में थरूर ने राहुल गांधी को सलाह दी थी कि कांग्रेस को नेगेटिव आलोचना की नहीं, बल्कि उम्मीद, भविष्य और पॉजिटिव विमर्श वाले राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। थरूर की नज़र में कांग्रेस को भविष्य की पार्टी होना चाहिए, सिर्फ पास्ट की नहीं। थरूर ने तब भी आगाह किया था कि कांग्रेस को देश की जनता के सामने पॉजिटिव विजन रखना पड़ेगा। हमें जनता को बताना होगा कि हमारे पास क्या रोड मैप है। अभी तक हम नेगेटिव कैंपेन ही कर रहे थे और बीजेपी को कहीं ना कहीं गलत बता रहे थे। राहुल गांधी कभी कभी सॉफ्ट हिंदुत्व जैसे प्रयोग करते हैं, तो कभी पूरा जोर जातीय जनगणना के एक्सरे पर लगा देते हैं। ये सही है कि विपक्ष की राजनीति काफ़ी मुश्किल होती है। जो हाल पुलवामा हमले के बाद हुआ था, कांग्रेस का वही हाल पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने लगा है। मसला का इतना ज़्यादा नाजुक है कि बीजेपी पर ममता बनर्जी की तरह राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर का राजनीतिक उपयोग करने का आरोप लगा पाने की जो हिम्मत है ना, वो नहीं जुटा पा रहे हैं। राहुल गांधी चाहते तो बड़ा दिल दिखाते हुए थरूर को मिल रही शोहरत का क्रेडिट ले लेते और बीजेपी के पास से हमले का मौका छीन लेते। लेकिन जब थरूर के कट्टर विरोधी ही राहुल गांधी के करीबी सलाहकार हों, तो उनका नाउमीदी होना स्वाभाविक है। अब जो भी संभव है थरूर फिलहाल करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से थरूर साहब और असदुद्दीन ओवैसी के साथ में जो अन्य हमारे भारतीय लीडर्स हैं, वो ग्लोबल मिशन के ऊपर निकले हुए हैं, पाकिस्तान के आतंक को एक्सपोज करने को लेकर और इंडिया को यूनाइटेड दिखाने को लेकर। ये यूनिटी, ये स्ट्रैटेजी और ये बोल्ड अप्रोच इंडिया की एक नई ग्लोबल स्ट्रेंथ सामने दिखाता है। अब आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या ये डिप्लोमेटिक पुश इंडिया को और पावरफुल बनाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।